हेलो, नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। आप सब जानते ही हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे एपी वाले सेक्शन से। एपी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ठीक है। और एपी के बाद हमें जीपी, एचपी, मीन्स का मतलब माध्य है, एजीपी, एपी और जीपी का मिक्सचर होता है, और मिसलेनियस में कुछ अलग पैटर्न फॉलो होते हैं सीरीज के द्वारा। ये सारे टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो समानांतर श्रेणी है। बच्चों ये वही एपी है जो हम 10th क्लास में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस एपी से हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे समानांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, समानांतर श्रेणी हम उस सीरीज को कहते हैं जिसके टर्म्स एक नियत संख्या से या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। मतलब यदि आप किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर निकालेंगे तो वो अंतर हमेशा कांस्टेंट आएगा, नियत आएगा। तो यहां डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, एपी एक ऐसी श्रेणी है जिसके पद एक निश्चित संख्या से घटते अथवा बढ़ते हैं। ठीक है। और वो जो निश्चित संख्या होती है जिससे वो पद बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, उस निश्चित संख्या को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसको डी से डिनोट करते हैं। तो यदि किसी एपी में प्रथम पद आप ए मान लो और सर्वांतर डी को मान लो, तो उस एपी को कैसे दर्शाया जाएगा? प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, इसका मतलब हर पद अपने पिछले पद से डी यूनिट ज्यादा होगा, डी इकाई ज्यादा होगा। इस डी का मान नेगेटिव भी हो सकता है, इस डी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यदि प्रथम पद आपने ए मान लिया है तो द्वितीय पद क्या आ जाएगा? ए प्लस डी। तृतीय पद निकालने के लिए आप सेकंड टर्म के अंदर डी को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस टू डी। अगर फोर्थ टर्म निकालना होगा तो थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है बच्चों, तो एपी एक ऐसी सीरीज है जिसके आप किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालोगे, अंतर निकालोगे, तो वो अंतर हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे आप यहां पर भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लें, अगर हम ए प्लस डी में से ए माइनस कर लें, तब भी हमें डी आंसर मिला। और अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लें, तब भी हमें डी आंसर मिला। इसका मतलब एपी में आप किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म अगर माइनस करेंगे तो आपको सर्वांतर की वैल्यू, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो मिल जाएगी। ठीक है। या उल्टे शब्दों में कहें तो किसी भी पद को निकालने के लिए उसके पिछले पद में हमें डी को जोड़ना पड़ता है, डी का योगफल करना पड़ता है। ठीक है। तो शायद आपको एपी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं एपी के एग्जाम्पल्स की। तो यहां पर 3 एग्जाम्पल आप सबको नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको एपी का एग्जाम्पल दिया गया है 1 4 7 10। तो देखिए यार, फर्स्ट टर्म 1 है और 1 में अपन कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे तभी तो 4 आएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तभी तो 7 आएगा, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब हर संख्या को, हर अगले पद को प्राप्त करने के लिए आपको पिछले पद में 3 का योगफल देना पड़ रहा है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? इसका सर्वांतर कितना हुआ? डी इज इक्वल टू 3। सर्वांतर को निकालने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, स्क्रीन के बिल्कुल लास्ट में आपको देखना है। तो सर्वांतर के लिए हम यूज कर सकते हैं टीएन माइनस वन। टीएन हम बोलते हैं बच्चों nth टर्म को, nth पद को, nवें पद को, और टी एन माइनस वन का मतलब हो गया n माइनस वनथ टर्म। तो अगर आप किसी nth टर्म में से n माइनस वनथ टर्म माइनस कर देते हो, मतलब किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म माइनस कर देते हो, इसी बात को बस मैंने व्यापक रूप में लिख दिया है, तब भी आपको सर्वांतर का मान मिल जाता है। जैसे आप दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर लो, या फिर तीसरे में से दूसरा टर्म माइनस कर लो, या चौथे में से तीसरा टर्म माइनस कर लो। चलिए एपी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने डिक्रीजिंग एपी, एक हासमान एपी लिखी है, हासमान समांतर श्रेणी लिखी है, जिसमें पहला पद 12 है। 12 में से 4 माइनस करेंगे तब 8 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसीलिए इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है। ठीक है। और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, यहां पर मैंने सभी पद 5 लिख दिए हैं, इसका मतलब यहां पर सर्वांतर का मान 0 हो गया है। तो बच्चों ये तीनों ही एपी के एग्जाम्पल हैं, और यहां से हमें यह भी समझ में आता है कि एक एपी का सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। तो समानांतर श्रेणी की ये बेसिक डेफिनेशन थी, और सर्वांतर को निकालने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि आप किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो आपको सर्वांतर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि एपी के nवें पद को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं nवा पद निकालने का तरीका। तो बेटा जनरल टर्म फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको किसी एपी के बारे में
डिटेल्स दे रखी हैं एपी के बारे में। डिटेल्स हमें क्या क्या चाहिए होती हैं, एक उसका प्रथम पद मिल जाए और एक उसका सार्वंतर मिल जाए, ठीक है। और यदि हमें एपी की डिटेल्स पता है और हमें कोई आगे का टर्म निकालना है, आगे का पद निकालना है, 20वां 30वां 40वां पद निकालना है, तो उसके लिए हम इस जनरल टर्म फॉर्मूला को यूज में लेते हैं। तो क्या होता है ये जनरल टर्म फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद आपको ए दे दिया गया है और सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी दे दिया गया है, तो एपी के nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। जैसा कि आप बच्चों पिछली स्लाइड में देख ही चुके हो कि पहला पद ए था, दूसरा पद ए प्लस डी था, तीसरा पद ए प्लस टू डी था, चौथा पद ए प्लस थ्री डी आ जाता, पांचवा पद ए प्लस फोर डी आ जाता। तो ए के प्लस में कितनी बार डी करना पड़ रहा है, जो भी आपको टर्म चाहिए उससे एक कम, है ना। इसका मतलब यदि आपको nth टर्म चाहिए, nवां पद चाहिए, तो आप ए के प्लस में कितनी बार डी जोड़ोगे, तो हम ए के प्लस में n माइनस वन इंटू डी जोड़ देंगे। तो यदि आपको किसी भी एपी का nth टर्म निकालना होगा तो आप उसको a प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। यहां तक की बात समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसी फॉर्मूला पे एक छोटे से एग्जांपल की। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। यदि तीन टर्म्स, पहला x प्लस वन, दूसरा 3x और तीसरा 4x प्लस टू, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद हैं, ठीक है, तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, तो आपसे 15वां पद पूछा हुआ है, तो यहां पे हमें जनरल टर्म फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, nवें पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर ए और डी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, नहीं, ए और डी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एपी की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बात क्या है, यदि तीन नंबर्स एपी में होते हैं, ठीक है, तो सर्वांतर को निकालने का तरीका, किसी भी पद में से उसका पिछला पद माइनस कर दो, ठीक है। किसी भी पद में से उसका पिछला पद अगर माइनस करोगे तो आपको उस एपी का सर्वांतर मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे पास सर्वांतर को निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दूंगा, ठीक बात है बच्चों। एपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, तो दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले तरीके से आपको सर्वांतर का वैल्यू मिला 2x माइनस वन, दूसरे तरीके से आपको सर्वांतर का वैल्यू मिला x प्लस टू। इसका मतलब 2x माइनस वन और x प्लस टू दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, तो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बच्चों सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, या x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड, तो यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। ओके, तो बच्चों अगर x का वैल्यू 3 आ गया है, इसको 3 की वैल्यू को हम ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो जो आपके एपी के प्रथम तीन पद थे, पहले तीन टर्म्स थे, x की वैल्यू 3 पुट किए जाने के बाद देखो x प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वन की वैल्यू 4 आ जाएगी, 3x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और 4x प्लस टू की वैल्यू x को 3 पुट किए जाने के बाद 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो एपी आपको, जिस एपी के प्रथम तीन पद दिए गए थे, आपको वो तीनों पद मिल गए हैं। तो बच्चों यहां पे पहला पद क्या आ रहा है, पहला पद 4 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस सर्वांतर की वैल्यू कितनी है, तो सर्वांतर की वैल्यू को निकालने के लिए किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म माइनस कर लो, ठीक है। तो यहां पे प्रथम पद 4 है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 9 माइनस 4 5 है, और हमें निकालना है 15वां पद। 15वें पद का मतलब हुआ T15, ठीक है। जैसे आपको nth पद निकालना था तो ऊपर आपके पास Tn का फॉर्मूला था, अभी अपने को T15 निकालना है, तो आंसर हो जाएगा a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू डी की वैल्यू दोनों प्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू 4 है और 15 माइनस वन 14, डी की वैल्यू 5 प्लेस कर देंगे, तो आंसर विल बी 74। ओके स्टूडेंट्स, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योग 56 है तथा अंतिम चार पदों का योग 112 है। यदि इस श्रेणी का प्रथम पद 11 है तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले जो डेटा दे रखा है ना उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है T1 है, T1 का मतलब हो गया पहला पद, ठीक है, जिसको हम ए भी कह देते हैं, उसकी वैल्यू 11 है, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर हमें दिया नहीं है, लेकिन प्रथम चार पदों का योग, प्रथम चार पद का मतलब हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है। तो आपको पहले चार टर्म्स का सम दे रखा है T2
T3 T4 T1 से T4 तक का जो सम है वो है 56। तो क्या करेंगे, चारों की वैल्यूज प्लेस कर देंगे। T1 की वैल्यू a है, T2 की वैल्यू को हम a प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है, T3 की वैल्यू को a प्लस 2d लिख सकते हैं और T4 की वैल्यू को a प्लस 3d लिख सकते हैं, और चारों का समेशन 56 है। उसके बाद इनको आपस में ऐड कर लीजिए, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 टाइम्स a का वैल्यू 11 है, फिर d प्लस 2d प्लस 3d, 6 टाइम्स d इक्वल टू 56। हाँ भी स्टूडेंट्स, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 11 है, यहां पर पुट करिए, 44 प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 56। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें इस समांतर श्रेणी के सार्वंतर की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो 6 इंटू डी इज इक्वल टू 12, जिससे डी का वैल्यू इज इक्वल टू 2। इसके अलावा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एपी के अंतिम चार पदों का योग 112 है। अंतिम चार पद, तो अंतिम पद आप किसको बोलोगे, माना भाई कुल पदों की संख्या n है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि जो इसमें कुल पद है वो n है, इसका मतलब अंतिम चार पद हो जाएंगे बेटा nth टर्म, फिर पिछला सेकंड लास्ट टर्म, फिर थर्ड लास्ट टर्म, और थर्ड लास्ट के बाद Tn-3, इन सबका जो प्लस आएगा वो 112 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबके फॉर्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। Tn को लिख सकते हैं a प्लस n-1d, ठीक है। तो Tn को लिख लीजिए a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार Tn-1, ठीक है, एक और आपको पीछे जाना है टर्म में, तो इसी में d माइनस करके आ जाएगा, तो इसी में आप d माइनस करोगे तो n-2d हो जाएगा, ओके। उसके बाद Tn-2 थर्ड लास्ट टर्म, इस बार n-3d कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा a प्लस n-4 इंटू डी, और ये सम आपको दे रखा है 112। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के अंदर ए की टर्म्स को अलग ऐड कर लेंगे, डी की टर्म्स को अलग ऐड कर लेंगे। तो बेटा ए तो 4 बार ऐड हो रहा है ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 इंटू ए कर लेंगे। 4 इंटू ए के बाद डी की भी 4 टर्म्स आ रही हैं। पहली टर्म में डी के मल्टीप्लाई में n-1 है, दूसरी में n-2, तीसरी में n-3, चौथी में n-4। तो डी कॉमन ले लेते हैं और उन चारों टर्म्स को ऐड कर देते हैं, तो उन चारों टर्म्स का जो एडिशन आएगा वो आ जाएगा 4n-10, और ये समेशन आपको 112 दे ही रखा है। और बच्चों ए की वैल्यू 11 पुट करने के बाद और डी की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये इक्वेशन 44 प्लस 2 इंटू 4n-10 इक्वल्स टू 112 बन जाएगी, और जिसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो n का वैल्यू भी 11 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस एपी में कुल कितने टर्म्स हैं, 11। तो इसी में इस क्वेश्चन में यही चीज फाइंड आउट करनी थी, श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल पदों की संख्या बच्चों 11 आ गई है, ठीक है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। बेटा एपी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है एपी के प्रथम n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योगफल आप सब बच्चे याद करिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद a है, ठीक है, सार्वंतर d है, और उसमें कुल पदों की जो संख्या है वो n है, तो एपी के n पदों का जो योग होगा वो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। या फिर आप इसी फॉर्मूला को एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। दूसरे तरीके से याद करने का मतलब आप इस 2a प्लस n-1 डी को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हो। हम 2a को लिखेंगे a प्लस a, और a प्लस a के बाद आगे n-1 इंटू डी एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो a है ये तो प्रथम पद है ही, लेकिन यहां पर ये जो a प्लस n-1 इंटू डी है ये एपी का nth पद हो गया। अब जरा याद करिए, आप एपी के कितने पदों का योगफल निकाल रहे थे, प्रथम n पदों का। तो बेटा आप एपी के यदि प्रथम n पदों का योगफल निकाल रहे थे तो उसमें प्रथम पद तो a हो गया, ठीक है, और nth पद एक प्रकार से उस एपी का अंतिम पद हो गया, क्योंकि आप n ही पदों का योगफल निकाल रहे हो, तो आप एपी को n तक ही यूज में ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि इस लास्ट वाले टर्म को a प्लस n-1 इंटू डी को l मान लेना है। तो यहां पर सेकंड फॉर्मूला में जो l लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतिम पद को। तो इसका जो वैकल्पिक फॉर्मूला, वैकल्पिक सूत्र आ गया है वो है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इन दोनों ही फॉर्मूलाज को हम एपी के n पदों का योगफल निकालने के यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बात के बाद हम सम ऑफ n टर्म्स के n पदों के योगफल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात
आपको दे रखा है और उनके 11 पदों का 11वें पदों का लिखना है। यहां पे उनके 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले तो यहां पर एपी, किसी एक एपी की बात नहीं की गई है, यहां पर दो एपी की बात की गई है, ठीक है। और उन दोनों एपी के एन एन पदों का योगफल निकाला, उनको डिवाइड करा, उनका अनुपात आपको दे रखा है 7n+1/4n+27। और निकालना क्या है, उन दोनों एपी के 11 पदों का अनुपात निकालना है, 11वें पदों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यार एक काम करो, सबसे पहले यहां पे आप ये तो मान ही लो कि आपके पास जो दो एपी है ना, पहली एपी एपी नंबर 1, ठीक है, का फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर d1 है, ठीक है। तो पहली एपी आपने क्या मान ली, a1 a1 प्लस d1 a1 प्लस 2d1, इस प्रकार से मान ली। दूसरी एपी एपी नंबर 2 आपने मानी, उसका प्रथम पद a2 और सार्वांतर d2। हाँ बच्चों, अब क्या करना चाहिए, जो आपको गिवन है उस बात को अप्लाई कर देते हैं। दोनों एपी के, दोनों समांतर श्रेणियों के एन पदों का योग निकालते हैं और उनका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए उनका डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट एपी के एन पदों का योगफल है ना, इसको मैं बोल देता हूं एसएन या फिर SN1। SN1 का मतलब हुआ कि हम पहली एपी के एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करिए, n/2 ब्रैकेट 2 टाइम्स a1 प्लस n-1 इंटू d1, ठीक है जी, जो फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा। और दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला इज n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है इन दोनों एपीज के एन टर्म्स के सम का रेशियो है ना, योगफल का अनुपात। तो अपन इनको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके आपको जो वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, दैट वैल्यू इज 7n+1/4n+27। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो यहां तक की बात आपको क्लियर करनी है। फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम निकाला, सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, जिससे आपको उनका क्या मिल गया, अनुपात। यहां पर अब हमें इस क्वेश्चन में आगे जाने के लिए उनके 11वें पदों का अनुपात निकालने के लिए दो काम करने होंगे। सबसे पहले n/2 से n/2 काट देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में अंश में भी और हर में भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा जब आप ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो यहां न्यूमिनेटर बनेगा a1 प्लस n-1/2 इंटू d1। देखो 2 आप 2a1 में भी डिवाइड करोगे तो उसका सिर्फ a1 बन जाएगा। सेकंड टर्म में डिवाइड करोगे तो मैंने वो जो 2 डिवाइड वाला 2 था वो सिर्फ n-1 के नीचे लिख लिया है। सिमिलरली नीचे जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो a2 प्लस n-1/2 इंटू d2। लेकिन राइट हैंड साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड अभी भी 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27 रहेगा। अब इस काम को करने का बेनिफिट क्या हुआ, यहां से फायदा यह है कि हम दोनों एपी के एन टर्म्स के सम के अनुपात से, एन पदों के योगफल के अनुपात से उन्हीं के किसी पदों के अनुपात तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं भाई, ध्यान से देखो, आपको फाइंड आउट जो करना था वो था दोनों एपीज के 11वें पदों का अनुपात। तो पहली एपी का 11वां पद क्या आता, तो अगर हम जनरल टर्म फॉर्मूला लगाते, पहली एपी का 11वां पद आता a1 प्लस 10 d1 और दूसरी एपी का जो 11वां पद आता वो आता a2 प्लस 10 d2। और हमें निकालना है इन दोनों पदों का अनुपात। तो हमें a1 प्लस 10 इंटू d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 10 इंटू d2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, जो चीज हमने प्रूव कर ली है ना, यहां पर आ जाइए, a1 प्लस n-1/2 इंटू d1 डिवाइड बाय a2 प्लस n-1/2 इंटू d2 है ना। इसकी वैल्यू हमें पता है कि 7n+1/4n+27 है। अगर किसी प्रकार ये n-1/2 का वैल्यू 10 के बराबर हो जाए तो जो चीज हमें फाइंड करनी थी वो चीज मिल जाएगी ना। क्या करना है, इस n-1/2 को हम 10 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि हम n का वैल्यू इसमें क्या रखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा आंसर, हाँ भाई, तो अगर ये अनुपात निकालना है तो हम n-1/2 के वैल्यू को इक्वल टू 10 रख देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि हम n के वैल्यू को 21 रख देंगे। यदि आप बोथ साइड्स n को 21 रखेंगे
तो आपको अपना रिक्वायर्ड रेशियो जो भी आपको दोनों के 11वें पदों का अनुपात निकालना है वो मिल जाएगा। देखो जैसे ही आप n को 21 रखोगे इसी एक्सप्रेशन में जो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में n को 21 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा a1 प्लस n को 21 रखोगे 21 माइनस 1/2 मतलब 10d1 बनेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जो इसका डिनोमिनेटर है वो a2 प्लस 10d2 बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी आप n को 21 रखेंगे। राइट हैंड साइड में n को 21 रखने पर 21 इंटू 7 147 प्लस 1 148 एंड डिवाइडेड बाय n को 21 रखे 21 इंटू 4 84 प्लस 27 111 बन जाएगा जो कि 37 से कट जाएगा एंड आंसर विल बी 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अवतल बहुभुज के आंतरिक कोण 4 डिग्री सर्वांतर की समांतर श्रेणी में है, भुजाओं की संख्या बताइए यदि उच्चतम आंतरिक कोण 172 डिग्री है। तो बच्चों एक बहुभुज है और बहुभुज के जो कोण है वो एक एपी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सर्वांतर दे रखा है 4 डिग्री है। मतलब सबसे छोटा कोण अगर थीटा होगा तो अगला जो कोण है वो थीटा प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद थीटा प्लस 8, थीटा प्लस 12 और इस प्रकार चलते चलते लास्ट जो सबसे बड़ा कोण है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो 172 डिग्री है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि जो आपके पास बहुभुज है उसकी जो भुजाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है जी, भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं। तो अब उसके जो सभी कोण हैं वो क्या आ जाएंगे, पहला जो कोण आएगा वो थीटा, नेक्स्ट कोण थीटा प्लस 4 डिग्री, नेक्स्ट कोण थीटा प्लस 8 डिग्री, क्योंकि कोण जो है वो एपी में है ना। सबसे पहला कोण मैंने थीटा मान लिया, उसके बाद आपको डी तो पता ही है, सर्वांतर तो पता ही है, तो जो कोण होंगे वो 4-4 डिग्री से हम बढ़ाते चले जाएंगे। और जो nth वैल्यू आएगी बच्चों, जो सर्वाधिक उच्चतम कोण होगा, ठीक है, उसका मान हो जाएगा थीटा प्लस n माइनस 1 गुणा 4 डिग्री। और आपको इसी का मान कितना दे रखा है, 172 डिग्री। तो थीटा प्लस n माइनस 1 गुणा 4 डिग्री बराबर कितना, 172 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको थीटा और n के अंदर पहली समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सेट करके लिख सकते हैं, सेट करके लिखेंगे तो थीटा प्लस 4n इज इक्वल टू 176। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए सभी कोणों का योगफल कर लेते हैं, और इसके लिए आपको बहुभुज के सभी कोणों के योगफल का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर n साइड का बहुभुज है, अगर n भुजाओं का बहुभुज है तो एक सूत्र होता है कि उसके सभी कोणों का जो योगफल होता है वो n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। ये अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला को आप किसी भी बहुभुज पे लगा सकते हो, आप इसको त्रिभुज पे भी लगा सकते हो। n का वैल्यू 3 रख देंगे, त्रिभुज में 3 साइड होती है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 आ जाएगा। n को 4 रख देंगे, चतुर्भुज के लिए भी लग जाएगा, n को 4 रखोगे तो 4 माइनस 2 2 गुणा 180, तो इसका मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता ही है वो तो, ठीक है। तो ये n के लिए भी वैलिड है। अगर आपके पास बहुभुज n भुजाओं वाला है तो उसके सभी कोणों का योगफल n-2 गुणा 180 होगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एपी का प्लस लिखा हुआ है, तो भैया ये कितने टर्म्स है इसके अंदर, n पद ही तो है, अरे जितने कोण होंगे उतने ही तो पद होंगे, तो इनका योगफल भी निकाल लो। तो n/2, पहला एंगल थीटा है तो 2 थीटा, फिर n-1 इंटू सर्वांतर की वैल्यू 4 है और बराबर में आ जाएगा n-2 गुणा 180, ठीक है जी। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। तो आप दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके अपने थीटा की और n की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भुजाओं की संख्या बताइए, मतलब आपको n का मान बताना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि पहली इक्वेशन में से n की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है, ये भी संभव है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले ही इस 2 को हम यहां कैंसिल कर देते हैं, ये थीटा के मल्टीप्लाई में भी कैंसिल हो गया और 4 भी इस 2 से कैंसिल हो गया। तो इस n के मल्टीप्लाई में आपको थीटा प्लस 2n-2 देखने को मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू में 180n माइनस 360, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया है। और यहां पर बच्चों थीटा इंटू n प्लस 2 टाइम्स n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स n इज इक्वल टू 180n माइनस 360, ठीक है। तो यार यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। आप ऊपर से n की वैल्यू पुट करिए थीटा की फॉर्म में, तो
या थीटा की वैल्यू n की फॉर्म में पुट कर दीजिए जिससे आपकी इक्वेशन n में ही बन जाए। तो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो थीटा का जो मान आएगा, थीटा का मान आएगा 176 माइनस 4 टाइम्स n। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। थीटा की वैल्यू 176 माइनस 4n अगर आप यहां पे रखेंगे तो सबसे पहले आएगा थीटा इंटू एन, तो 176 माइनस 4n का मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ, n के साथ। देन 2n स्क्र माइनस 2n इक्वल टू 180n माइनस 360। ठीक है बच्चों, तो सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। 176n, 176n के बाद माइनस 4n स्क्र प्लस 2n स्क्र, सिर्फ माइनस का 2n स्क्र बचेगा। उसके बाद माइनस 2n इक्वल टू 180n माइनस 360। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहां पर 2n स्क्वायर की टर्म राइट हैंड साइड में चली गई है। उसके बाद 176n माइनस 2n लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 174n बचा, जो कि राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस में 6n बच जाएगा। माइनस 360 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल कर देते हैं। सो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो आप 3n को स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में, तो वो नंबर्स 15 और 12 होंगे। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे n प्लस 15 मल्टीप्लाइड विद n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको n का जो वैल्यू है वो 12 मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक 12 साइड का आपको बहुभुज बनाना पड़ेगा, या इस बहुभुज में 12 भुजाएं होंगी जिसके अंदर आपको क्वेश्चन की दी गई प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक क्रिकेटर को 45 रन बनाने हैं। ठीक है, और उसके द्वारा nth मैच में बनाए गए स्कोर को an से प्रस्तुत किया जाता है। A1, A2, A3, A4 ये सब A10 तक सबके सब 150 के बराबर है। मतलब पहले मैच में उसने 150 बनाए, दूसरे में भी 150 बनाए। ठीक है, और A11, A12, A13 ये सब के सब यहाँ मेंशनड नहीं है, ये सब के सब AP में है। ठीक है, जिसका सर्वांतर -2 है। तब स्कोर 4500 बनाने के लिए कितने मैच खेलने होंगे, द्वारा उस खिलाड़ी के द्वारा खेले गए मैचों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो भाई बात क्या है कि एक खिलाड़ी को टोटल 4500 रन बनाने हैं, 4500 रन बनाने हैं, और आपसे ये पूछा गया कि कितने मैचेस में वो 4500 रन को बना पाएगा। तो भाई हम मान लेते हैं कि n मैचेस में, ठीक है, टोटल n मैचेस में वो अपना स्कोर पूरा कर पाएगा, 4500 रन पूरे कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो A1 का वैल्यू है, A1 का मतलब प्रथम मैच में जो उसने स्कोर लाया वो 150 है। ठीक है, सेकंड मैच में उसका स्कोर रहा 150, थर्ड मैच में भी उसका स्कोर रहा 150। तो इस प्रकार 10 मैच तक उसका स्कोर 150 रहा। ठीक है, ये कितने मैचेस तक की बात हो गई है, 10 मैचेस, 10 मैच तक ऐसा हुआ। फिर 11वें मैच से क्या हुआ, उसने जो स्कोर बनाए वो -2 से -2 की AP के साथ बनाए। मतलब 11वां जो मैच हुआ होगा उसमें उसने 2 कम स्कोर बनाया होगा, मतलब 148 का स्कोर बनाया होगा। फिर उसने 146 का स्कोर बनाया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार वो अगले हर मैच में 2-2 रन कम बना रहा है। ठीक है, और आपका जो समेशन है वो कितना हो गया है, 4500। तो आपको बताना है कि कुल कितने मैचेस उस बंदे ने खेले होंगे, उस बंदे को खेलने पड़ेंगे ताकि वो 4500 रन का स्कोर पूरा कर ले। ठीक है, ये एक्चुअली बेटा एक पुराना जेईई मेंस का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, ये जो पहले 10 मैचेस का स्कोर है इसको टोटल कर लो। तो इसका जो टोटल आएगा वो 1500 आएगा, और 1500 के बाद आप मान लो कि ये 148, 146 ये जो सीरीज है ना, मान लो कि इस सीरीज में k पद है। ठीक है, 10 पदों का योगफल तो आपने पहले कर लिया। ठीक है, 10 मैचेस के रन का प्लस तो पहले कर लिया, और बाकी जितने मैचेस है उनको मान लो कि k मैचेस है, और इनका जो प्लस है वो 4500 है। तो यहां पे क्या होगा, 1500 को अपन उधर माइनस कर देंगे तो 148 प्लस 146, और इसी जो सीरीज है, जो ये के पद तक की सीरीज जा रही है, इसका योगफल 3000 आ जाएगा। अब इस समांतर श्रेणी का योगफल लिख लेते हैं। तो इसमें टोटल के पद है तो k/2, उसके बाद 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 148 का डबल
2a का मतलब होता है प्रथम पद का डबल करना है। उसके बाद k माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, सर्वांतर की वैल्यू कितनी है, -2, और इक्वल टू में आ जाएगा 3000। ठीक है, अब ये आपके पास k में एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस k के अपॉन में जो 2 है, उस 2 को आप इन दोनों 2 से कैंसिल कर सकते हो। ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा। और उसके बाद हम इस k को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो k को जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 148k। उसके बाद k इंटू के माइनस 1, लेकिन एक आगे माइनस का साइन भी है, तो माइनस का k इंटू के माइनस 1, और इक्वल टू में आपको 3000 राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वो 148k माइनस के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 3000 बच जाएगा। पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो के स्क्वायर माइनस 149k प्लस 300,000 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करने हैं इस इक्वेशन के फैक्टर्स। तो 149 को स्प्लिट करना होगा दो नंबर्स में। ठीक है, ताकि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 3000 आ जाए। तो वो दो नंबर्स में बी 125 इंटू 24, यस 125 एंड 24, 125 और 24 का सम मल्टीप्लीकेशन 3000 आ रहा है। तो इट विल बी के स्क्वायर माइनस 125k माइनस 24k प्लस 3000 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास k माइनस 24 इंटू के माइनस 125 इक्वल टू 0 आ गया है, जिससे k के दो आंसर आ रहे हैं 24 एंड 125। तो बच्चों बात क्या है कि k की दो वैल्यूज आ गई है, लेकिन कोई एक ही वैल्यू सही होगी। तो यहां पर k का जो 125 वाला वैल्यू है वो गलत होगा। वो क्यों गलत होगा, क्योंकि आपकी जो सीरीज थी 148, 146, 144, इस सीरीज के 125वें टर्म तक जाओगे तो टर्म्स नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। देखो आप एक बार में 2 को माइनस कर रहे हो, है ना, तो जब आप 75 बार 2 को माइनस कर दोगे, या ये 148 ही तो है फर्स्ट टर्म, जब आप 74 बार 2 को माइनस कर दोगे तो आपका टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 125वें टर्म तक जाओगे तो आपके जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। और किसी भी एपी के टर्म्स, या एपी के टर्म्स तो नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपने ये जो नंबर्स हैं ये उस प्लेयर के द्वारा उस मैच में बनाए गए रन के इक्वल माने हैं, तो रन तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए 125 जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 125वां पद है वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब सही आंसर कौन सा है, के बराबर 24। यदि सही आंसर के बराबर 24 है, लेकिन 24 हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि खिलाड़ी को 45 रन का स्कोर पूरा करने में कुल कितने मैचेस लगेंगे। तो ये के हमने इन 10 मैचेस के स्कोर के अलावा माने थे। ठीक है, इन 10 मैचेस का जो स्कोर था वो 1500 था, और उसके बाद के जो 148 के बाद के मैचेस थे वो आपने के संख्या में माने थे। इसका मतलब कुल जो उसको मैच लगेंगे अपना स्कोर पूरा करने में वो 24 प्लस 10 34 मैच लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारे एपी के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। एपी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अदर चैप्टर्स में भी ये कई बार आपको एपी का इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो पहला पॉइंट सब बच्चे देखिए, यदि एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। मतलब जब भी तीन संख्याएं एपी में दी जाएंगी तो बीच वाली का जो डबल है ना, वो फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका प्रूफ भी देख लीजिए। जब भी तीन संख्याएं एपी में होती है तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के इक्वल होगा। और इसी में बस आप बी को उधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए और ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो आप प्रूफ कर पाएंगे कि 2b का जो वैल्यू है वो a प्लस सी के बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। आपको एपी में कभी भी तीन संख्याएं माननी है, तो एपी में तीन संख्याओं को मानने का तरीका क्या होता है, यहां पढ़िए a माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसा क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि जब भी आप इन तीनों को जोड़ते हो, प्लस करते हो, उससे डी से डी कट जाता है और इन तीनों का जो योगफल है वो 3 इंटू ए आ जाता है, जो किसी भी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी हेल्प करता है क्योंकि आप सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक वेरिएबल तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि कभी आपको चार संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी पड़े तो चार संख्याओं को समांतर श्रेणी में मानने का तरीका a माइनस 3d ए प्लस डी, सॉरी a माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद को, हर टर्म को किसी अशून्य संख्या से बढ़ाया जाए, घटाया जाए, गुना दे दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो उस एपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मान लो कि आपको कोई A1 A2 A3 करके एपी दे रखी है और आपने सभी नंबर्स में लैम्डा प्लस कर दिया। अगर आप सभी नंबर्स में लैम्डा प्लस करोगे, A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, तो ये जो आपकी परिणामी श्रेणी होगी, ये श्रेणी भी क्या होगी बेटा, एपी ही होगी। ठीक है, आप सभी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स भी आपको एपी में ही मिलेंगे। तो यदि दिए गए नंबर्स एपी में है तो उन नंबर्स को, सभी नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर, प्लस कराने पर, हाँ लेकिन सबको सेम कराना है। सब में लैम्डा जोड़ोगे तो सभी में लैम्डा ही जोड़ोगे, सब में लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब में लैम्डा मल्टीप्लाई ही करोगे, तब जाके जो आपको परिणामी श्रेणी मिलेगी उसके सभी पद भी एपी में ही होंगे। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, एपी के दो पदों का योग जो प्रथम एवं अंतिम पद से समान दूरी पर स्थित है वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, और उसका मान प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एपी के दो पदों का योग, और वो कौन से दो पद है, जो प्रथम और अंतिम पद से समान दूरी पर है। जैसे एक तो प्रथम और अंतिम पद ही कर लो, पहला पद और अंतिम पद को मैं टीएन मान लेता हूं। ठीक है, फिर आप सेकंड टर्म तो शुरू से लो T2, और सेकंड लास्ट टर्म पीछे से भी दूसरा टर्म लो। तो पीछे से अगर आप दूसरा टर्म लोगे तो वो हो जाएगा n-1th टर्म। उसके बाद आप तीसरा टर्म शुरू से लो और आखिरी से भी तीसरा टर्म लो। तो जो टर्म शुरू से और आखिरी से बराबर बराबर दूरी पर स्थित होंगे ना, उनका समेशन हमेशा हमेशा बराबर आता है। और कौन से समेशन के बराबर आता है, जो योगफल आपके प्रथम और अंतिम पद का होगा उसी योगफल के बराबर आपका ये सारा योगफल आएगा। अब आप चौथा टर्म ले लो शुरू से, ठीक है, और चौथे के साथ साथ पीछे से भी चौथा टर्म ले लो, तो इनका भी योगफल जो है वो T1 प्लस Tn मतलब प्रथम और अंतिम पद के योगफल के बराबर ही आएगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट है बेटा, ये आपको बहुत पहले समझा चुका हूं कि सर्वांतर की जो वैल्यू है वो शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। कॉमन डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट सभी सीक्वेंस के लिए वैलिड है। यहां पे Sn का मतलब है n पदों का योगफल, और Sn-1 का मतलब है n-1 पदों का योगफल। तो बच्चों कभी भी आप Sn में से Sn-1 घटाओगे ना, मतलब n पदों का योगफल आपने निकाल लिया, फिर आपने n-1 पदों का योगफल निकाल लिया। ठीक है, n पदों के योगफल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचो। आपको A1 से an तक जाना है ना, n पदों का योगफल तो यही हो गया ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके an तक जाना है, इसको अपन बोलते हैं n पदों का योगफल। अब इस n पदों के योगफल में से आपने n-1 पदों का योगफल निकाल लिया। ठीक है, n-1 पदों का योगफल आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो कौन बचेगा बेटा, an का मतलब nवां पद, तो nवां पद ही तो बचेगा। इसीलिए, और ये तो हर सीक्वेंस के लिए वैलिड है, ये एपी के लिए भी वैलिड है, जीपी के लिए भी वैलिड है, एचपी के लिए भी वैलिड है, और दुनिया की हर सीक्वेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि बेटा किसी भी सीरीज के यदि आप n पदों के योगफल में से उसी सीरीज के एक कम n-1 पदों का योगफल माइनस कर दोगे तो आपको हमेशा nth पद, nवां पद मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, log ऑफ 2 बेस 3, log ऑफ 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 और log ऑफ 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3। ठीक है, ये तीनों जो log है वो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं और आपको बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो x का मान निकालने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आपने अभी अभी पढ़ी है कि यदि ABC AP में है, ठीक है, अगर ABC AP में है तो हमने क्या पढ़ा था कि 2b का वैल्यू किसके बराबर होगा, a प्लस c के बराबर होगा। उसी प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई कर देते हैं कि बीच वाले का डबल, बीच वाले का मतलब हुआ log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 का डबल पहले और आखिरी पद के पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर है। तो log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3 इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां पे आपको log की प्रॉपर्टीज लगाने की आवश्यकता है। पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 है ये 2 की पावर x माइनस 5 की पावर में चला जाएगा, और दूसरे में log m प्लस log n दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यदि दो संख्याओं का log आपस में बराबर है, वो भी सेम आधार पर, सेम बेस पर, तो उन दोनों संख्याओं को भी आपस में बराबर होना पड़ेगा। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि log से log कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू 2 की पावर x
माइनस 7/2 के। तो यहां से आप 2 की पावर x को t मान के चलिए। 2 की पावर x को t मानने का फायदा ये आपकी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो t माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 7, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनने जा रही है टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल्स टू 2t माइनस 7। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन को सेट करके लिख लेते हैं। तो यहां पर आपकी इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस 12t, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 2t माइनस 7, ठीक है। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा टी स्क्वायर माइनस 12t और यहाँ आ जाएगा 32 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स बनेंगे t माइनस 4 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t के दो आंसर्स आपको मिल रहे हैं 4 एंड 8। लेकिन ये t आपने किसको माना था बच्चों? 2 की पावर x को। तो 2 की पावर x का आंसर या तो 4 है या 8 है। तो इसी से आप अगर ध्यान से देखोगे तो x का आंसर या तो 2 है या फिर 3 है, ठीक है। तो x के दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों आंसर सही नहीं है। यहां पे हमें 2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो मेन इक्वेशन है या जो आपको तीन पद दिए गए हैं x बराबर 2 उसकी डोमेन में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक नंबर यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 5 है, ठीक है। तो ये जो नंबर 2 की पावर x माइनस 5 है, यहां पे अगर आप x को 2 रखेंगे तो यहां पे x को 2 रखने से लॉग में नेगेटिव बन रहा है। 2 की पावर 2 इज 4, माइनस 5 इज माइनस 1, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 की पावर x माइनस 5 की वैल्यू x बराबर 2 पर निकालेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। और -1 आने का मतलब हुआ कि लॉग में -1 आ गया और लॉग में -1 नॉट डिफाइंड होता है। तो x बराबर 2 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक आंसर आया, x इज इक्वल टू 3। इस x इज इक्वल टू 3 को भी आप एक बार क्वेश्चन में चेक जरूर कर लें कि x को अगर आप 3 यहां पर रखते हैं तो 2 की पावर 3 8, ठीक है। 8 माइनस 5 पॉजिटिव होता है। और अगर आप x को 3 यहां पर रखते हैं तो भी 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 7/2 पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आपके लिए एक वैलिड आंसर है, एक सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले 3 7 11 एपी है भाई, बिल्कुल सर्वांतर 4 इसमें फॉलो हो रहा है और 407 तक ये पहली एपी जा रही है। दूसरी एपी को ध्यान से देखिए 2 9 16, ये भी एक एपी है, सर्वांतर इसमें 7 का फॉलो हो रहा है और ये 709 तक जा रही है। ये भी एक समांतर श्रेणी है। आपको इन दोनों समांतर श्रेणियों के उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली समांतर श्रेणी को ध्यान से देखिए। पहली समांतर श्रेणी में 4 का डिफरेंस जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो 3 7 11, 11 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23 और इस प्रकार से ये एपी आपकी 407 तक जा रही है। अगर हम ये देखें कि 407 इसका कौन सा पद है, चलिए एक बार वो भी देख लेंगे। और दूसरी जो एपी है उसके भी कुछ टर्म्स लिखते हैं, क्योंकि आपको दोनों समांतर श्रेणियों के उभयनिष्ठ पद निकालने हैं, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, कॉमन जो दोनों में टर्म्स आ रहे हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो 2 9 16 और 7 का जो सर्वांतर है वो फॉलो हो रहा है। तो 23, 23 के बाद 30, 30 के बाद 37, 37 के बाद 37 के बाद 43 और ये 709 तक चलेगा, ठीक है। तो बेटा दोनों के अंदर जो सबसे पहले आपको उभयनिष्ठ पद मिला वो 23 मिला, ठीक है। पहला उभयनिष्ठ पद 23 है। अगर आप 23 के बाद कोई उभयनिष्ठ पद निकालना चाहते हो तो देखो उसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम होता है कि आप दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस निकालो और दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लो, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? जो संख्या मिलेगी वो संख्या दोनों के उभयनिष्ठ पदों का सर्वांतर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप दो समांतर श्रेणियों के उभयनिष्ठ पद निकालते हो तो उनके उभयनिष्ठ पदों की भी अपनी एक श्रेणी बनती है जो समानांतर श्रेणी ही होती है, ठीक है। और उस समानांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है वो दोनों सर्वांतरों का एलसीएम होता है। इसका मतलब उभयनिष्ठ पद कौन कौन से होंगे? क्या ये हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उभयनिष्ठ पद कौन कौन से होंगे? पहला उभयनिष्ठ पद आपका 23 आ चुका है और उसके बाद उभयनिष्ठ पदों की भी अपनी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी जिसका सर्वांतर 28 होगा, डी होगा। तो अगला जो उभयनिष्ठ पद आएगा वो कौन सा आएगा? 23 में 28 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 23 में 28 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51।
ऐसे ही 51 में फिर 28 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 79, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब कितने उभयनिष्ठ पद आ रहे हैं कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि यार पहली एपी जल्दी खत्म हो रही है, 407 पे खत्म हो रही है, और दूसरी एपी 709 तक जा रही है। इसका मतलब उभयनिष्ठ पद तो बस 407 तक ही आ सकते हैं, और उभयनिष्ठ पदों की खुद की एक समांतर श्रेणी बन गई है। और आपको बस यही देखना है कि इस श्रेणी में 407 से पहले पहले कितने पद आ सकते हैं, उसकी गणना हमें करनी है। हाँ जी, तो इसमें इस श्रेणी में जो पहला पद है वो 23 है। आप एनवा पद इसका 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू 28 मान सकते हो। और अपने को यह देखना है कि ये 407 से कम एन की कौन कौन सी वैल्यू के लिए रहती है, या अधिकतम कौन सी वैल्यू के लिए रहती है। तो यहां पे आप 23 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा दीजिए। 23 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराएंगे तो यहां पर बचेगा 384, ठीक है। और फिर आप 28 को डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो आपके पास n माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 384 अपॉन 28 से छोटा आ जाएगा। इसे कैंसिल करके देख लेते हैं 384 अपॉन 28 को। आई थिंक 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर आप पहले नंबर को 4 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 96, है ना। और यहां पे आप इसे 4 से कैंसिल करोगे तो यहां मिल जाएगा 7। तो आप सब जानते हैं 13 इंटू 7 91 होता है, और 14 इंटू 7 98 होता है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 13.567 या 13 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो n का वैल्यू किससे हमेशा कम होगा, 14.5 और 6 के आसपास से कम होगा। तो बेटा n को आप 14 रखोगे तो आपको 407 से कम आंसर मिलेगा, और n को आप 15 रखोगे तो आपको 407 से ज्यादा आंसर मिल जाएगा। तो आखिरी कॉमन टर्म, आखिरी उभयनिष्ठ पद कौन सा आएगा, n बराबर 14 रखोगे तभी आपको 407 से लास्ट छोटा नंबर मिलेगा। तो दोनों समांतर श्रेणियों में कुल कितने उभयनिष्ठ पद होंगे, 14 होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम अपनी एपी को खत्म करते हैं। एपी की प्रैक्टिस हम जीपी के साथ वाले क्वेश्चंस में और भी करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसके अगले लेक्चर में हम जीपी शुरू करेंगे, और जीपी के एग्जांपल्स के अंदर जो एपी और जीपी को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर भी मैं जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।